बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूँ अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बर्रास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम और हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और हर किसी के आंगन में खुशी नज़र आए। अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें हैं? जी, अपोजिशन ने आज मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएँ। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि PDM के तमाम सियासी जमातें और अवाम का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ और इसके अलावा इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि ये मुतालबा अभी एक अरसे के बाद जब दोबारा फिर किया गया है तो इसमें पस मंज़र में इसकी वजूहात क्या हैं और ये कितना जायज़ मुतालबा है या नाजायज़ है, सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। फिर जाम कमाल को उनके साथियों की तरफ से दिए गए 15 रोज़ा मोहलत जो है वो ख़त्म हो गई है। जाम कमाल बड़े मुतहर्रिक हैं, वो लोगों के घरों में गए, रात के अंधेरे में भी गए, दिन में भी गए, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा गए और आज फिर वो JUI फेक के साथ उनकी मुलाकात थी। अच्छी खासी पुरकशिश किस्म की उन्होंने वहाँ उनको भी कुछ पेशकशें की। क्या क्या पेशकश की वो भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे और जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या जाम कमाल अपना इक़्तिदार बचाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्या सूरत हाल है, अपोजिशन कामयाब होती है या जाम कमाल कामयाब होते हैं और कौन कौन क्या क्या कोशिशें कर रहा है, अंदर की बहुत सी कहानियाँ बताएँगे। फिर भारतीय अफवाज की मकबूजा कश्मीर में दरिंदगी और बर्बरियत पर आलमी बिरादरी खामोश है। अपने प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि सोए हुए आलमी ज़मीर को थोड़ा सा जगाने की कोशिश करें। देखिए कितने कामयाब होते हैं हम इस हवाले से। लेकिन सबसे पहले आज अपोजिशन रहनुमाओं ने जो गुफ्तगू की उसका जायज़ा लेंगे और मज़हर बर्रास साहब की तरफ जाने से पहले मैं शहबाज शरीफ साहब ने आज जो गुफ्तगू की पहले आपको वो सुनाता हूँ, फिर मज़हर बर्रास साहब का तबसरा लेते हैं। PDM और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम जो इस मुल्क के अंदर रहने वाले वासी हैं, उनका न सिर्फ ये मुतालबा है बल्कि उनका हक है हम सबका कि इस मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं और यही रास्ता है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का। जी, पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का एक ही रास्ता है कि फिल्फ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाए जाएँ। सुभान अल्लाह। शहबाज शरीफ के मुतालबे पे सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहता है, इसलिए कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जी 2008 के बाद और जब 2013 में नून लीग की हुकूमत आई तो कहा गया कि मुद्दत पूरी होनी चाहिए। दुरुस्त है। और जब इमरान खान 2014 में धरने दे रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने टेक देकर बचाया नून लीग को। ठीक है। और यही कहा कि भाई हुकूमत की जो आइनी मुद्दत है वो पूरी होनी चाहिए। सही है। अब यहाँ इनका मयार क्यों बदल गया है शहबाज शरीफ साहब का, मुझे समझ नहीं आती कि ये दोहरा मयार क्यों। ठीक है। अब इनके रद्द अमल में अगर देखें, फवाद चौधरी साहब ने आज कुछ बातें की हैं कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर भी हैं या नहीं, निकल गए हैं या क्या है, या इनका सूरज गुरूब हो गया है, और करप्शन की बातें भी की। वैसे तो आज इनको ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है हमजा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ की, उसमें भी तोसी मिली है 30 तारीख तक। जी। अब ये मुतालबा वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं? उन्होंने तो कहा हमारा हक है। भाई हक कैसे है? ठीक है। वो आपकी जो मुखालिफ पार्टी है वो भी कहती है हमें मैंडेट मिला है 5 साल का, हमारा भी हक है हम 5 साल हुकूमत करें। जी। तो मेरा ख्याल है कि इस मुतालबे को पजीराई नहीं मिलेगी ज़्यादा। सही है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी जमात है वो शायद इनका साथ ना दे इस इशू पर। ठीक है। उनकी हुकूमत है सिंध में, मौलाना साहब तो पहले दिन से लगे हुए हैं और वो लगे रहेंगे। इन्होंने जो अपनी गुफ्तगू की उसमें इन्होंने 3 बड़ी वजूहात बताई हैं कि ये क्या वजूहात हैं, ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहली वजह है वो ये है, उन्होंने कहा है कि कमर तोड़ महंगाई के साथ साथ आए दिन बिजली और गैस के बिलों के बम गिराए जा रहे हैं, आटे और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं।
कर ली बात आपने जी। मुझे वो ज़माना याद है, दोनों, एक बहुत माजी बैद का, एक माजी करीब का। माजी बैद में तो ये भी होता रहा कि राशन कार्ड बनते थे, डिपू होते थे चीनी के लिए, आटे के लिए। सही है। माजी करीब में मैंने देखा ये मियाँ साहबान के दौर में कि पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा। सीएनजी स्टेशन जो गैस के हैं उन पे लाइनें लगी हुई हैं। ये जो आपका फैज़ाबाद के करीब रोड है, हाईवे जो है, वहाँ मुजाहरीन निकले हुए हैं और लोगों ने रोटियां गले में लटकाई हुई हैं। तो क्या वो महंगाई नहीं थी? सही। तो महंगाई का इशू है, मैं मानता हूँ इशू है, महंगाई हुई है, लेकिन ये कोई इनके पास अलादीन का चिराग है कि ये आ जाएंगे तो, और फिर इलेक्शन का ख़र्चा कौन अफोर्ड करेगा? पहले ही मुल्क हमारा मकरूज़ है, तो अगर हम बार बार इलेक्शन करवाएं, अभी इलेक्शन करवा दें, दूसरी जो पार्टियां हार जाएंगी वो फिर मुतालबा कर देंगी, साल बाद फिर इलेक्शन करवाए जाएं, तो ये मुद्दत कम कर दें, आइनी तौर पर तरमीम ले आए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को शौक़ है ना, तो 4 साल मुद्दत कर दें, जैसे अमेरिका में है, कई मुल्कों में है 4 साल दौरे इक़्तिदार, 5 साल ना रखे, 4 साल। आपने इरशाद फरमाया कि महंगाई जो है वो पहले भी होती थी, रोटियां भी गले में लोग डाल के, इस तरह सीएनजी की लाइनें भी आपने बताई, तो पिछले दौर में भी इसी तरह ही होता था। हर 15वें दिन 5 रुपये 4 रुपये पेट्रोल महंगा हो जाता था हर 15वें दिन, और महीने में 2 दफ़ा बिजली महंगी हो जाती थी, 1 रुपये 90 पैसे फ़लाँ पैसे, और फिर कमाल एहसान के साथ ये बताया जाता था कि समरी तो आई है 12 रुपये की, हमने एहसान करते हुए कौम के ऊपर 8 रुपये का बम गिराया है, 7 रुपये का गिराया है, 5 का। उस वक्त भी हर होती तो थी, बिजली महंगी भी होती थी, गुजारिश ये है, पेट्रोल भी महंगा होता था, लेकिन ये तो मुसलसल हर 15वें दिन पक्की आदत बन गई है। हर दौर के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं। जब मुशर्रफ का दौर था तो उसमें 3-4 चीज़ें बहुत अहम आई। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, लोग गालियाँ दें मुशर्रफ को, बुरा कहें, जो भी कहें, उसने सहाफ़ियों के लिए एक बड़ा दरवाज़ा खोला। आईटी सेक्टर में इनकलाब आया। अच्छा, गाड़ियाँ पाकिस्तानियों के पास बहुत आईं, ये मुशर्रफ दौर में सब कुछ होता रहा, और कारोबार बहुत चला और डॉलर 60 तक गया। अब उसके बाद डॉलर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, बढ़ना शुरू हुआ, 90-95 तक चला गया, फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई और बढ़ा, 130 तक चला गया, अब 170-71 पे बातें कर रहा है। लेकिन मुशर्रफ दौर के बाद कमाल ये हुआ कि हमारी 2 हुकूमतों ने कर्ज़ा बहुत लिया जी। अब उस कर्ज़े पे सूद भी देना पड़ता है, और कर्ज़ा भी उतारना है, मुल्क भी चलाना है, सूद भी देना है, और अकल की भी कमी है। कोरोना नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा जी अकल की कमी या तजर्बे की कमी, मैं ये भी नहीं कहूँगा, इसलिए कि लोगों ने उनको वोट दिया है। मैं तो नहीं कहूँगा कि उनको अकल की कमी है या तजर्बे की कमी है। सारे वज़ीर तो वही बैठे हैं जो पीपल्स पार्टी में भी थे, जो नून लीग में भी थे, तो तजर्बे की कमी कैसे हो गई? तो अगर उनके पास वही अकल थी तो वही हफीज़ शेख पीपल्स पार्टी में वज़ीर था, वही ये शौकत तरीन उस वक़्त भी वज़ीर था। फिर यानी तब्दीली जो है वो खाली धोखा था? मैं तो नहीं कह सकता धोखा, आप कह सकते हैं, आपको शौक है कहने का, आप बिल्कुल कहें, कोई शौक नहीं है, एक सवाल और है। मैं समझता हूँ कि ये जो आज महंगाई है बहुत सी, इसकी बड़ी हद तक जिम्मेदारी साबका हुक्मरानों पर इसलिए आयद होती है कि उन्होंने कर्जा बहुत लिया, मुल्क को मकरूज़ बना दिया, और जब जो मुल्क मकरूज़ होता है, कोई आदमी भी मकरूज़ हो तो उसको कौन मुंह लगाता है, ये तो पूरा मुल्क है। लेकिन गुज़िश्ता पूरे सारा एक सिलसिला जो था, इन 10 सालों से पहले का जो सिलसिला था 60 साल का, उसमें इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना 10 सालों में लिया गया,
और उन 10 सालों को मिला के इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना 3 सालों में ले लिया गया। बिल्कुल सही है। और कर्जा लेके कर्जा उतारना, ये कौन सी इसमें कोई बहुत ज़्यादा, वो इसलिए कर्जा लेकर कर्जा उतारा गया कि यहाँ नॉन प्रोडक्टिव जो मंसूबे थे वो लगाए गए। ये जैसे मेट्रो है, मेट्रो मंसूबा ना दूध देता है, ना पैसे कमाता है, ना अनाज देता है। तो इस तरह के बेवकूफ़ाना, उस वक़्त अक्ल की कमी थी। हमारे जो आर्मी चीफ हैं, इन्होंने भी पिछले कोई 2-4 महीने पहले कुछ सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा था कि मैंने उस वक़्त इसहाक डार से कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। ये फिर एक कालम निगार ने ये बातें लिखी भी थी, हालांकि वो नून लीग के बड़े करीब समझे जाते हैं वो कालम निगार। तो इसहाक डार ने कहा जी वो सियासत है और सियासी फ़ायदा है, फ़लाना है। तो आप अपने सियासी फ़ायदे के लिए मुल्क की मफाद को दाव पे लगाते हैं, ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये हमाकत है। सही। तो मंसूबे ऐसे देखिए, जो अक्लमंद लोग हैं वो ऐसे मंसूबे लगाते हैं जिनसे प्रोडक्शन होती है। ये आपके साथ मुल्क है चाइना, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, वो प्रोडक्शन देती है। सही, हमें इस तरफ जाना चाहिए। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने भी कुछ बातें की। उन्होंने भी कहा, क्या कहा बल्कि उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा जी, सुनाइए। जो आवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है कि शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान की इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। इस वक्त जो जी 2 बातें की। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत कहर बनकर अवाम पर मुसल्लत है। गुफ्तगू के दूसरे हिस्से पे बाद में बात करते हैं। जी हाँ, कहर बन के इसलिए मुसल्लत है कि मौलाना साहब को इसमें हिस्सा नहीं मिला। मौलाना साहब अपने, वो जो फवाद चौधरी ने आज कहा कि एक हलवे की प्लेट के लिए पूरी देग जो है वो ख़राब करना चाहते हैं, तो मौलाना साहब हिम्मत करें। शुरू दिन से कह रहे हैं जी जाली इलेक्शन है, फ़लाँ है। वो अपने साहबजादे से इस्तीफ़ा दिलवाएं, उसके साथ साथ अपने भाई से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस्तीफ़ा दिलवाएं। वो मौलाना साहब का बड़ा शौक़ था लॉन्ग मार्च का, वो भी पूरा हो गया, धरने का भी पूरा हो गया। और मौलाना साहब को उनके साथियों ने ही धोखा दिया। बल्कि मौलाना साहब की अपनी पार्टी में भी फूट पड़ी हुई है, उनके बहुत से लोग नाराज़ हैं। तो मौलाना साहब को अपनी पार्टी पे तवज्जो देनी चाहिए और अगले इलेक्शन की तैयारी इस अंदाज से करनी चाहिए कि मौलाना साहब जीत जाएं। चूँकि मौलाना साहब पहली दफ़ा असम्बली से बाहर बैठे हैं, लिहाजा मौलाना साहब को बड़ा याद आता है ईवान। सही। और ये 22 नंबर बंगला जिसमें वो रहते थे, ये बहुत याद आता है। मौलाना साहब की अपनी जो कारकर्दगी थी बतौर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के, वो तो सबके सामने है। मौलाना साहब ने तो शायद उसके लिए एक कदम भी नहीं काम किया, एक कदम नहीं चले कश्मीर कमेटी के लिए। ठीक है। तो मौलाना साहब अपने दामन को देखें, फिर बात करें। मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, उनको सोच समझ के बातें करनी चाहिए। और कैसी जाली असम्बली है जिसमें मौलाना साहब के फर्जंद अर्जमंद रुकन हैं, तो वो भी जाली हुए। उनके भाई उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, जाली असम्बली में, तो वो भी जाली हुए। मौलाना साहब ने ख़ुद इलेक्शन लड़ा आरफ अलवी के ख़िलाफ़ सदारती, तो जाली असम्बली से वोट लेने की कोशिश की, तो मौलाना साहब भी जाली हुए। तो इस जालसाजी में मौलाना साहब अपनी आईने में ज़रा तस्वीर देखें, मौलाना साहब को बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी, बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान की। उन्होंने जो बातें की, उन्होंने गुफ्तगू का दूसरा मरहला भी उनका एक था। उस गुफ्तगू के दूसरे मरहले में उन्होंने कहा कि फ़ौज जैसे ताकतवर इदारे को जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, जिसकी तारीख़ कुर्बानियों की शाहिद है, उस मुक़द्दस और उस अजीम इदारे को नुकसान इतना शायद मोदी ने भी नहीं पहुँचाया जितना इमरान खान ने पहुँचाया है। जी मज़हर अल्लाह से मुझे ये मौलाना साहब वजाहत ही कर देते कि कहाँ नुकसान पहुंचाया। मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया है। वो तो हमेशा ये कहते हैं कि फ़ौज और सिविल क़यादत एक पेज पर है। तो मैं तो इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि कोई ऐसी बात है ही नहीं। हाँ, नुकसान पहुंचाया मौलाना जिनके साथ खड़े हैं ना, उन लोगों ने। वो कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेने देते थे। वो जो पाकिस्तान की एक वज़ारत ख़ारजा की अफसर ने बाद में इंटरव्यू भी दिया कि मना था कि इंडिया के ख़िलाफ़ बातें नहीं करनी और हुर्रियत का कश्मीरियों का नाम नहीं लेना और हुर्रियत लीडरों से मुलाकातों की कोशिश नहीं की। तो फिर जो जद्दाल और जंदाल के अलावा जो अजीत कुमार दोवल था, उसके दौरे किसने करवाए, मोदी के किसने करवाए। सही, चल ठीक है। कौन मोदी के हलफ बर्दारी की तकरीब में गया, तो वो तो पाकिस्तानियों के सीनों पे पाँव रख के गया ना, जो भी गया। सही। अच्छा जी, मौलाना शेख रशीद साहब ने भी कुछ बातें की थी इस हवाले से। कुछ उन्होंने क्या कहा था, कल बात हुई थी उनकी। जो कुछ उन्होंने कहा उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। वो सियासतदान नहीं हूं जो आपके सामने ये कहूं कि महंगाई नहीं है। महंगाई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इसको कंट्रोल करेंगे। और वो लोग जो हमारे फौजी इदारों, हमारे हसास इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करके टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुंह के बल गिरेंगे। आसमान का थूका उनके मुंह पर आएगा। 22 तारीख से सियासत में तेजी आएगी। और ये मैं बात पहले कह चुका हूं कि 120 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम है और इसमें इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होगा। जी मज़हर बरलास साहब, कल इन्होंने ये कहा था कि 120 दिन जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत में बड़े अहम हैं। कुछ नए सिनेरियो, कोई नई सूरत हाल पैदा हो रही है। आज इन लोगों ने, अपोजिशन लीडर्स ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। ये बातें इनका पस मंज़र में कहीं आपस में कोई जोड़ है? आप बहुत बाखबर आदमी हैं, कोई अंदर की खबर अगर है तो बताएं। मुझे नहीं लगता जी ऐसी कोई बात है। एक बात जो शेख रशीद अहमद साहब ने की है कि कुछ लोग टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी को दाद देता हूँ इस हवाले से। कितनी दफ़ा उनके मुंह से इक़्तिदार करने वाला छीना गया। IGI कभी बन गई तो कभी खुद ही धांधलियाँ करके आ गए। तो बस जो भी हुआ उसमें एक लंबी तारीख़ में हमें जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कभी मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह बातें नहीं की थी जिस तरह अभी ये मौलाना साहब के साथ खड़े लोग जो हैं, इनके बरादर बुज़ुर्ग जो हैं और इनकी भतीजी साहबा जो हैं मरियम नवाज़ साहबा, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ इतनी अजीब व गरीब बातें और उनके ख़िलाफ़ नैरेटिव चलाना, ये कोई वतन दोस्ती नहीं है। ये कोई पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत भी नहीं है। सही है। ये पाकिस्तान से भी मोहब्बत नहीं है कि और पाकिस्तान से बाहर जाके अभी ये मौलाना साहब ने, खैर वो पब्लिकली बातें नहीं करेंगे। मौलाना साहब ने पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया था। सही। और उन्हें कहा था कि ये अपने भाई साहब को समझाओ। तो वो उन्होंने समझाया, तो आज उन्हें बुला लिया। उस गुफ्तगू में मौलाना साहब ने एक शिकवा भी किया नवाज शरीफ से कि मेरे धरने की वजह से आपने सौदा किया जी, आपके यही भाई साहब जो साथ खड़े हैं, ठीक है, और आप बाहर जाने के काबिल हुए। सही। तो कुछ ख्याल करें। तो हमें बहसीयत सहाफ़ी, बहसीयत पाकिस्तानी, सियासतदान हो या वकील हो या सहाफ़ी हो या कोई भी हो, कम से कम हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए किसी भी स्टेज पर, या पाकिस्तानी अदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। अदारों के सरबरा
बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, किसी ने हमेशा नहीं रहना। दुरुस्त है, ये जाहिर है मुल्क कि हमेशा रहेगा। ये इस मुल्क की असल मुल्क है, और मुल्क है तो फिर सारा कुछ है, और सारी इज्जत इसी मुल्क की वजह से, और वो जाहिर है कि जो इसके इदारे हैं वो काबिल एहतराम है, वाजिबुल एहतराम है। अच्छा, अगली खबर की तरफ बढ़ना है जी। जाम कमाल साहब के नाराज़ जो साथी थे, उन्होंने डेडलाइन दी थी 15 दिन की। जाम कमाल आज मिले हैं, जाके JUI को भी मिले हैं, बड़ी पुरकशिश किस्म की उन्होंने पेशकशें भी की हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है, और उन्होंने उनके साथ देने से उन्होंने कहा कि जी सॉरी, माजरत कबूल फरमाइए, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो उसके अलावा रात को एक हमारे पास एक ख़बर ये आई कि रात को 2 बजे एक खसूसी तैयारे के ज़रिए, चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए, बिल्कुल खाली तैयारे के ज़रिए एक जनाब अब्दुल कदूस बजिंजो साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से क्वेटा पहुँचे हैं रात के 2 बजे बिल्कुल अकेले। तो बड़ी दोनों तरफ से गहमा गहमी है, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, वो भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। आज दिन को भी इजलास था, अभी जब हम प्रोग्राम शुरू किए उससे थोड़ी देर पहले तक इजलास था। जो नाराज़ ग्रुप है यासीन हाशमी वाला, उनके सारे लोग उनके घर में इकट्ठे थे, सारा झगड़ा हो रहा था। आपको क्या लगता है, ये जाम कमाल साहब अपना ये बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? अब आपने नाम उनका ले लिया, कदूस बजिंजो साहब का। कदूस बजिंजो साहब कोई 3 महीने पहले किसी शख्सियत को मिले थे, और उन्होंने कहा था कि हम जाम साहब को हटाना चाहते हैं। तो उस शख्सियत ने कहा था कि आप 6 माह रुक जाएं। अब वो 6 माह तो नहीं रुके, अब 3.5 महीने हो गए होंगे, 3 महीने 3.5 महीने उस बात को। तो उन्होंने पहले काम शुरू कर दिया। एक बात जो शेख रशीद अहमद के मुंह से निकली है कि 22 तारीख से सियासत जो है वो शुरू होगी। ये जो हाल ही में कुछ तब्दीलियां हुई हैं, ये लोग 21 अक्टूबर को अपने अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे, अपने अपने ओहदे संभाल लेंगे। सही है। तो ज़ाहिर है 22 से फिर नया काम शुरू हो जाएगा। तो आगे उन्होंने कहा है 120 दिन भी अहम है। जाम साहब भी मुतमिन हैं कि संजरानी साहब भी उनका साथ दे रहे हैं, और भी, लेकिन कदूस बजिंजो भी मुतमिन है, दोनों डटे हुए हैं। और जाम साहब ने तो गफूर हैदरी साहब से भी मुलाकात की है, यार मोहम्मद रिंद से भी मिले हैं। तो देखिए अब क्या होता है। फ़र्क वैसे ज़्यादा नहीं पड़ेगा वहाँ, बस इक्का दुक्का का फ़र्क पड़ना है, क्योंकि जो चौड़ा नहीं पड़ेगा। बाप के 15 लोग जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ हैं। अपोजिशन 23 अरकान पे मुश्तमिल है। 3 बंदे खामोश हैं जो इधर भी जाके मिल रहे हैं, उधर भी जाके मिल रहे हैं। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। और मज़े की बात यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद में जो इनके साथ नाराज़ लोग हैं, 3 वज़ीर, 2 मुशीर, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरी जो हैं वो अपने इस्तीफ़े जमा करवा चुके हैं। तो कुछ के तो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, मंजूर भी कर लिए गए हैं। मसलन वज़ीर ख़जाना ज़हूर बलेदी जो हैं, वज़ीर खुराक अब्दुर्रहमान खैतरान जो हैं, समाजी बहबूद के वज़ीर असद बलोच जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं। वो वज़ीर आला के मुशीर बराए मेहनत अफरादी क़ुव्वत मोहम्मद खान लाहड़ी, फिर वज़ीर मुशीर बराए माहीगिरी हाजी अकबर इसकानी, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बुशरा रिंद, और पार्लिमानी सेक्रेटरी मादनियात सिकंदर इमरानी। आप देखिए कि हमारे मुल्क में जो सियासी तब्दीली है वो पिछले 10-15 साल से उसकी इब्तदा या आगाज़ बलूचिस्तान से होता है जी। तो बलूचिस्तान में पहले हिलजुल होती है, तो उसके बाद फिर उसके असरात बाकी मुल्क पे आते हैं। वो पीपल्स पार्टी के दौर हो, या नून लीग का दौर हो, या अभी तहरीक इंसाफ का दौर हो, तो वहाँ हिलचुल हो रही है। देखिए क्या होता है। आज बलूचिस्तान के दोनों तरफ के लोगों से मेरी बात हुई, तो जो लोग इधर हैं, जो लोग वो भी बड़े तैयार हैं। वो कहते हैं जी अब बचने का कोई चांस नहीं है, इन्होंने बड़ी मिन्नत तरला कर लिए हैं, 15 दिन हमने देखे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट ने, उन्होंने कहा भाई अब बहुत हो गई है बात, कल इजलास बुलाएं और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इधर जो जाम कमाल साहब के साथ लोग खड़े हैं उनसे भी बात हुई, वो भी कहते हैं जी कि कुछ मसला ही कोई नहीं है, कुछ भी नहीं होना, ये टाइम फिश हो जाना है, और बिल्कुल इतने कमज़ोर काम नहीं है। और उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जी जाम कमाल का क्या कसूर है, इसको हटाते हैं,
तो वो पंजाब में कोई दूध की नहरें बैठा बहला रहा है वहाँ का वो जो वज़ीर आला है, और ये KPK वाला जो है वो क्या कर रहा है, और जो सिंध वाला वज़ीर आला है वहाँ क्या है, तो जाम कमाल का क्या कसूर। यानी दोनों तरफ से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों तरफ से दावे भी हो रहे हैं और दोनों तरफ से लोग मुतमईन भी हैं। नहीं, लेकिन ये जो लास्ट बात आपने की ना जाम कमाल वाले बंदे की, उस बात में थोड़ा वजन है। इसलिए वजन है कि स्पीकर तो खदूस बजंजो हैं, इजलास बुलाना है तो मलक सिकंदर का किसने हाथ रोका है इजलास बुलाने से? तो स्पीकर से कहें इजलास बुला ले। सही उसमें जाम कमाल को तो पूछने की जरूरत ही नहीं। लेकिन उन्होंने गवर्नर से बहरहाल मुतालबा किया है। बातचीत का सिलसिला जारी है, ये हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बात कर रहे थे। बढ़ते हैं मकबूजा कश्मीर की तरफ। मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम का बाज़ार गर्म है और बर्बरियत जो है अपनी इंतहा को छू रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आलमी इदारे, इंसानी हकूक़ के वो लोग, जानवरों के हकूक़ के वो लोग जिन्हें कुत्तों, बिल्लियों, जानवरों, चरिंद परिंद के थोड़ी सी भी तकलीफ़ पे बिलबिला उठते हैं। उठना भी चाहिए, इस्लाम भी यही कहता है कि जानवरों पे भी रहम किया जाए। और ये तहरीकें, ये तंजीमें, ये हकूक़ वाले जो हैं शोर मचाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन बड़ी तकलीफ़ उस वक्त होती है जब उन्हें इंसान नज़र नहीं आते, और ख़ास तौर पर वो इंसान, ये इंसानों को परखते हैं तो अकीदे की बुनियाद पे उस भट्टी में रख के परखते हैं। हालांकि ख़ुद को बड़ा लिबरल, प्रोग्रेसिव, बड़ा मॉडरेट, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। लेकिन अगर मारा जाने वाला मुसलमान हो तो फिर इनको बिल्कुल नज़र नहीं आता। मज़हर बरला साहब, मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है और दुनिया की जो खामोशी है, क्या कहते हैं आप इसमें? देखो जी, लाखों इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह कैद में रखा गया है। वहाँ का नौजवान जो है वो बेचारा किसी गली में भी नहीं निकल सकता। मौत वहाँ गलियों में हवा की तरह फिरती है। और अब कश्मीरी नौजवानों को मारना बहुत आसान हो गया है भारतीय फ़ौजियों के लिए। वहाँ चूँकि एक दाइश नामी तंजीम भी सरगर्म हो गई है और इसी तरह कई बैरूनी मुल्कों की एजेंसियाँ भी सरगर्म हो गई हैं। सही है। तो इस सारे खेल में नुकसान उनका हो रहा है, दुख उन माओं को मिल रहा है जिनके लाल शहीद कर दिए जाते हैं। और आज श्रीनगर का लाल चौक जो है वो भी रो रहा है, श्रीनगर का जो लाल बाज़ार है वो भी रो रहा है, बांडीपुरा, सोपोर, कपाड़ा, ये सारे इलाके, डाची गांव, पहलगाम जितने हैं, इन सब में मातम हो रहा है। सही है। और कश्मीर पूरे की फ़िज़ा सोगवार है। मगर मुझे हैरत है उन तंजीमों पे और उन सहाफ़ियों पे और उन आलमी इदारों पे जो किसी के मरने पे मोमबत्तियाँ जलाते हैं, प्ले कार्ड उठाते हैं या एहतजाज करते हैं। तो इन कश्मीरियों के लिए एहतजाज उस तरह नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। सही है। इनके भी हकूक़ हैं, कम से कम ज़िंदगी के हकूक़ तो हैं ना। सही है। और उनसे ज़िंदगी का हक छीना जा रहा है। अभी वो जुल्म इसलिए शायद ज़्यादा कर रहे हैं कि इससे हम शायद कश्मीरियों को राम कर लें, आबादी का तनासब चेंज कर रहे हैं। ठंड नहीं पड़ी। अब को पुराना एक बात मैं सुनाऊँ वाक़या कि 1947 में जम्मू सूबे में भी मुसलमान अक्सरियत में थे जी। लेकिन वहाँ कोई 2.5 लाख मुसलमानों को कत्ल करके उनकी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। जी। अब जो कश्मीर की वादी है उसमें भी ये खेल रचाया गया है। इससे होगा कुछ नहीं। अब वहाँ कोई सिख नौजवान हैं, उनको भी मारा जा रहा है। सही। और वो दाइश पे डाला जाता है। यानी आपस में लड़ाया जाए मुसलमानों और सिखों को किसी तरह। चूँकि सिख, अब ये मेरा ख्याल है ये राह की सारी चाल है। इसलिए राह की चाल है कि पिछले चंद सालों से जब भी भारतीय वज़ीर आज़म जनरल असम्बली में ख़िताब के लिए जाते हैं तो UN ऑफिस के बाहर सिख और कश्मीरी मिलकर मुज़ाहरा करते हैं।
उनको ये मिलाप जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो राह ने एक नया खेल रचाया है कि कुछ सिखों को कश्मीर में मार दो और वो मुसलमानों पर डाल दो, और या दैश पे जी जिम्मेदारी दैश ने कबूल कर ली, दैश मुसलमानों की तंजीम है, जो भी है वो आपको पता ही है कि दैश के पसे पर्दा कौन कुव्वतें हैं। जी जी। लेकिन इसमें ये जुल्म ज़्यादा देर इसलिए नहीं रह सकेगा कि इंडिया ने मुज़ाकरात की कोशिश की है पाकिस्तान से, अमेरिकन के ज़रिए कुछ पैगाम दिए, मगर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कहते हैं कि जनाब एक तो वो 5 अगस्त से पहले वाली सूरत हाल वापस लाओ, सही है, और वहाँ जुल्म व सितम बंद करो और वहाँ फ़ौज को निकालो, फिर हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। सही है। अब भारत की मजबूरी ये हो गई है कि भारत की कुछ और रियासतों में आज़ादी की तहरीकें तेज़ हो गई हैं, तो इंडिया को कुछ फ़ौज निकाल के वहाँ ले जाना पड़ रही है। जो कश्मीर में हैं उनमें ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, नफसियाती मरीज़ ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और तिब्बत की तरफ चीनी फ़ौज जो है वो बड़ी सरगर्म है, वो उनके सामने तो इंडियन बोलते ही नहीं। और अच्छा, उस पे तो मोदी के जो मुल्क के अंदर, भारत के अंदर जो परखचे उड़ा रही है अपोजिशन के जनाब, और अजीब अजीब किस्म की मीम्स बन रही हैं सोशल मीडिया पे भी, अपोजिशन लीडर्स भी कह रहे हैं कि हमारे मोदी साहब जो हैं वो चीनियों से बहुत डरते हैं और चीनी फौज से बहुत डरते हैं, और वो कब्जे किए जा रही है सरजमीन पे, और उसके ऊपर तो अंदर से बड़ा शोर है ना उनके, और मान रही है सारी। नहीं, एक और इंडिया में परेशानी हो गई है जी, इंडिया की जो डिफेंस लाइन है ना, उसमें एक तो उनकी एयरफोर्स के जो चीफ है वो बड़े परेशान हैं। अच्छा। कि वो पाकिस्तानी जहाज़ों का मुकाबला करेंगे या उनका। अच्छा। एक परेशानी और हो गई है कि ये जो नाम नहाद क्वाड बना था, साउथ चाइना सी में कोई अमेरिकन एटमी आबदोज गई है। अच्छा। और उस आबदोज को ज़ख्मी कर दिया गया है, तो अब वो कह रहे हैं जी उसको हादसा पेश आया है, कोई समंदर के अंदर से कोई चीज़ लड़ गई है या क्या हुआ है। लेकिन ये तीनों मुल्कों को, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को और अमेरिका को, समझ नहीं आ रही उस टेक्नोलॉजी की। तो चीन के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो इनकी एटमी आबदोजों को भी का रास्ता रोक सकती है। पहले तो इनके जहाज़ों का रास्ता रुकता था ना, सही है, कि इनके जो हवाई जहाज़ जाते थे तो उनका नेविगेशन सिस्टम डिस्टर्ब करके चीनी जहाज़ों को कहीं से कहीं और पहुंचा देते थे। अब जो ज़ेरे आब है वहाँ भी चीनी टेक्नोलॉजी ने काम दिखाया है, और इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया है। सही। तो ये सूरत हाल भी भारत के लिए परेशान कुन है। अच्छा, लेकिन एक और जो हमारे इसमें गुफ्तगू ये थी कि श्रीनगर और शंक्यारी के इलाके में जो बेचारे काम करने वाले बच्चे हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनको दहशतगर्द करार के मार दिया, तस्वीरें चला दी, और उसके बाद फिर मुंह की खानी पड़ी जब सारी सूरत हाल सामने आ गई कि ये तो बच्चे स्टूडेंट थे, ये तो मुलाजम पेशा लोग थे, ये तो पुरअमन शहरी थे। और इंसान के देखिए अलवी साहब, बाद में किसी को याद आए तो वो याद क्या आया। सही है। जो इंसान इस दुनिया से चला गया वो तो वापस नहीं आता। ऐसे ही बाद में लाख आप माफ़ियाँ करें, हकीकत माने, माजरत भी करें, लेकिन जो चांद चली गई वो चली गई। बिल्कुल सही। इसीलिए हमारा मज़हब तो ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जी बिल्कुल, एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में तो एक क्या हज़ारों की तादाद में बल्कि कत्लेआम का एक सिलसिला जारी है, और इंसानों को जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह कत्ल किया जा रहा है। आलमी बिरादरी के ज़मीर पर दस्तक देने की कोशिश की है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।